वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर के बारे में और मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, कैसे मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उसी मैकेनिज्म के ऊपर कुछ थ्योरीज दिए गए हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो कुछ थ्योरीज है, उसमें से एक जो थ्योरी है दैट इज कॉल्ड द क्लासिकल थ्योरी। सो दिस क्लासिकल थ्योरी वाज गिवन बाय कार्ल सैक्स इन 1932 में कार्ल सैक्स ने दिया था। और ये किसके बेस पे था? इट बेस्ड ऑन द assumption दैट द chiasmata results from alternate opening out between sister and homologous chromosomal strands with kinetochore loops being always reductional। तो इस क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इन्होंने ये कहा कि जो भी कियास्मेटा फॉर्म होता है, ओके, तो ये कियास्मेटा बिफोर डुप्लीकेशन फॉर्म होता है एंड दिस कियास्मेटा इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये कियास्मेटा फॉर्म होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कियास्मा फॉर्म होता है, कियास्मा की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है। बट उन्होंने कहा कि जो कियास्मेटा है वो फॉर्म होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो उन्होंने ये कहा कि दैट कियास्मेटा रिजल्ट्स फ्रॉम अल्टरनेट ओपनिंग आउट बिटवीन सिस्टर and homologous chromosomal strands with kinetochore loops being always reductional। ठीक है, तो इसने ऐसे कहा कि फॉर एग्जांपल ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ओके, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रोमोसोम है वो अल्टरनेट ओपनिंग होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ओपन हो जाता है, तो ड्यूरिंग द मियोसिस, ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इस तरीके से इंटरवाइंड हो जाते हैं। और इस इंटरवाइंड होने की वजह से फिर वो इनमें जहाँ पे वो बाइंड होते हैं वहाँ पे ब्रेक हो जाता है क्रोमोसोम, ओके। तो जहाँ पे वो ब्रेक हुआ है उस ब्रेक के बाद वो अल्टरनेटली वहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ये वाला उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ब्लू, देन रेड, देन ब्लू, फिर रेड। तो ये जो कियास्मा है यहाँ पे फॉर्म होता है। सो इट इज़ द रिजल्ट फ्रॉम अल्टरनेट ओपनिंग आउट बिटवीन सिस्टर एंड होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमोसोमल स्ट्रैंड्स with kinetochore loops being always reductional, okay। Then on this hypothesis, chiasmata do not represent the result of crossing over, but crossing over may result from breakage and rejoining at point of overlap। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो कियास्मा है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से नहीं है, ओके, या जो कियास्मा है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बट क्रॉसिंग ओवर में रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकेज एंड री ज्वाइनिंग एट पॉइंट्स ऑफ ओवरलैप। तो जहाँ पे वो ओवरलैप होते हैं वहाँ पे ब्रेक होता है, फिर वो रीयूनियन हो जाता है या रीजॉइन हो जाता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कियास्मा देखने को मिलता है। ठीक है, रिकम्बिनेशन इसके ब्रेकेज और रीयूनियन से होता है। तो ये पहला थ्योरी था क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से। देन इसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया कुछ साइंटिस्ट ने, दैट इज माटुसूरा इन 1940 एंड 1950 एंड हैगा इन 1944 and modify the classical hypothesis and proposed a neoclassical hypothesis। तो उन्होंने एक neoclassical hypothesis दिया which postulates that the cytologically
observed chiasmata bear no relationship to genetic क्रॉसिंग। और तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि क्लासमेट का कोई भी रिलेशन नहीं है या साइटोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, क्रॉसिंग ओवर के साथ। दे कंसिडर्ड क्लासमेटा टू बी ड्यू टू चेंज opening out of loops between paired chromatids। तो उन्होंने कहा कि जो कियास्मा है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज ओपनिंग आउट ऑफ लूप्स बिटवीन पैड क्रोमेटिड्स। जब जो पैड क्रोमेटिड्स है उनके बीच में जब सेगमेंट्स एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज होने के बाद उनके बीच में ये जो चेंज ओपनिंग हुआ है, ठीक है, और लूप्स का, तो उसकी वजह से ये कियास्मा फॉर्म होता है। उन्होंने कहा कि कियास्मा और जेनेटिक क्रॉसिंग ओवर के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, देन उसके बाद जो दूसरा थ्योरी था वो दिया था किसने, डार्लिंगटन ने। डार्लिंगटन थ्योरी, डार्लिंगटन स्ट्रेन थ्योरी और टॉर्शन थ्योरी। ओके, या इसको ब्रेक एंड रीयूनियन थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये प्रपोज किया था किसने, डार्लिंगटन ने, CD डार्लिंगटन 1935 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि टू होमोलोगस क्रोमोसोम आर attached to each other as a pair to satisfy a 2 by 2 association। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि डाल्टन ने कहा कि जो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, एज ए पेयर की तरह, क्योंकि they have to satisfy the association of 2 by 2। okay, during the formation of chromatids the paired equilibrium and longitudinal cohesion is however disturbed because the 2 by 2 association will then be between sister chromatids and not the whole homologous क्रोमोसोम। तो उसने क्या कहा कि जब क्रोमेटिड फॉर्मेशन हो रहा होता है उस टाइम पे जो पैड इक्विलिब्रियम है इट इज़ एंड जो लॉन्गिट्यूडनल कोहेजन है इज़ हाउएवर डिस्टर्ब because the 2 by 2 association will be between sister chromatids and not the whole homologous chromosome। ओके, तो उन्होंने कहा कि जब वो एसोसिएट हो रहे होते हैं तो आपने देखा इस तरीके से वो एसोसिएट होते हैं। ओके, देन जब यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होने के बाद वहाँ पे और 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जो
ये पेयरिंग होती है वो सिर्फ इसके बीच में होती है जो पहले सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। बट जब यहाँ पे एक और क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म हुए, तो अब इनके बीच में कोई पेयरिंग नहीं होगी जो उस उनके पेयरिंग को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ओके, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉट द होल होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, तो द attraction between the homologous between the sister chromatids, the attraction between the sister chromatids and not the होल क्रोमोसोम, ये हमने बताया, ठीक है। तो जो ये अट्रैक्शन है वो सिर्फ सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में रहेगा, ठीक है, एंड नॉट द होल क्रोमोसोम्स के बीच में ये अट्रैक्शन नहीं रहेगा। सो द अट्रैक्शन बिटवीन द होमोलोगस इज रिप्लेस्ड बाय ए रिपल्शन विच फोर्सेस देम अपार्ट बट दे आर रिलेटिवली कॉइल्ड अबाउट ईच अदर, ठीक है। तो उसके बाद जो अट्रैक्शन था अब वो रिपल्शन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स था, तो जब यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी डेवलप हो गए तो वहाँ पे एक रिपल्शन भी डेवलप हो जाएगा। तो इस रिपल्शन फोर्स की वजह से वहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है या टॉर्शन डेवलप हो जाता है। ओके, विल जो क्या करता है, जो ये स्ट्रेन या रिपल्शन क्या करता है, उन दो रिलेटिवली जो कॉइल्ड डीएनए है या कॉइल्ड क्रोमोसोम्स है उसको दूर करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब वो दूर जाने की कोशिश करेगा वो जो रिपल्शन फोर्स, तो उस रिपल्शन फोर्स से एक टॉर्शन या स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है, जहाँ पे वो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अटैच होंगे। फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम अटैच होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम से वो ब्रेक हो जाएंगे, वहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप होगा, उस स्ट्रेन या टॉर्शन से जो क्रोमोसोम से दे इवेंचुअली ब्रेक। ओके, द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इवेंचुअली ब्रेक। ओके, तो वो ब्रेक हो जाता है। द relational coiling is undone and the torsion is relieved by the movement of broken chromatids and when the broken ends rejoin. ओके, तो मैं आपको समझाने के लिए आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ओके, तो दिस इज द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे देखो इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच में क्या था, अट्रैक्शन था पहले, इस तरीके से इसके अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के कॉइल करके रखे थे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे थे। तो जैसे ही नेक्स्ट जो मूव है, नेक्स्ट मूव क्या होता है, नेक्स्ट मूव में होता है कि उनका डुप्लीकेशन हो जाता है। तो डुप्लीकेशन जब होगा तो डुप्लीकेशन से क्या होता है, डुप्लीकेशन से अब जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स है, अब ये सिस्टर देखो ये एक क्रोमोसोम है, इनका डुप्लीकेशन हो गया। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, इन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में एक पेयरिंग हो जाती है, ठीक है। पहले सिर्फ ये दो थे तो इनके बीच में पेयरिंग थी, अब देखो ये चार हो गए तो ये दोनों खुद पैर फॉर्म करते हैं, ये दोनों खुद पैर फॉर्म करते हैं। तो ये जो पेयरिंग है वो स्टेबलाइज हो जाता है, और जैसे स्टेबलाइज होगा अब ये जो क्रोमोसोम्स है जो पहले अट्रैक्ट कर रहे थे अब एक दूसरे का वो रिपल करेंगे, ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो ये इधर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस रिपल्शन के टाइम पे क्या होता है, रिपल्शन के टाइम पे जहाँ पे वो अटैच हैं वहाँ पे एक टॉर्शन या स्ट्रेन डेवलप होता है, ठीक है। जैसे आप तार को ऐसे घुमाते जाओगे, आप ऐसे कॉइल करते जाओ तो एक जगह पे वहाँ पे एक टॉर्शन डेवलप हो जाता है। अब वो टॉर्शन ओपन कैसे होगा, वो टॉर्शन ओपन तब होगा जब जहाँ पे ये
क्रोमोसोम बाइंड हुए हैं या पेयर हुए हैं, जब वहाँ पे ओपनिंग होगा या ब्रेकेज होगा क्रोमोसोम्स का ब्रेक, जब ये ब्रेक होगा तो ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे। ओके, ये ओपन हो जाएंगे। बट जब ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद फिर इसी क्रोमोसोम का क्या होता है, रिज्वाइनिंग होता है, वो फिर से ज्वाइन हो जाते हैं। तो जब ये ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे ये जो पार्ट है इसमें से एक पार्ट या इस वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा और इसका जो एक पार्ट है वो इस वाले क्रोमोसोम के साथ आ जाएगा। ओके, तो उस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम का आएगा और यहाँ पे जो एक पार्ट है वो दूसरे क्रोमोसोम्स का आएगा। मैं इस तरह दिखाता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसओवर, इनको हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट। तो यही डार्लिंगटन ने कहा कि जब जो पेयरिंग है, पेयरिंग होने के बाद जब वहाँ पे डुप्लीकेशन होगा तो वो जो पेयरिंग है वो कम हो जाती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में और वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हो जाता है। तो उससे एक रिपल्शन फोर्स भी वहाँ पे डेवलप होगा। जब रिपल्शन फोर्स डेवलप होगा तो जो सिस्टर क्रोमेटिड से वो अलग होने की कोशिश करेगा, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से वो अलग होने की कोशिश करेंगे। तो इसी अलग होने की कोशिश में जो ये डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो ब्रेक होता है और रीयूनियन होता है। तो रीयूनियन के टाइम पे वो अपने क्रोमोसोम्स पे अटैच होने की जगह पे दूसरे क्रोमोसोम पे वो जो छोटा सा सेगमेंट है वो अटैच हो जाता है और दूसरे क्रोमोसोम का जो सेगमेंट है वो दूसरे पहले वाले क्रोमोसोम पे अटैच हो जाता है। तो इसकी वजह से जो सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज जब होगा तो हमारा रिकम्बिनेंट्स हमको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर्स हमको देखने को मिलता है। तो ये जो थ्योरी था वो किसने दिया था, इट वॉज गिवन बाय Darlington. So, if the rejoining is between non-sister strands, a crossovers occur. This theory is now untenable in the light of the recent information that DNA synthesis really takes place before the onset of prophase one in meiosis, although the synthesis of very small fraction of DNA is delayed. तो अभी जो थ्योरी है इसको अभी ज़्यादा माना नहीं जाता है, क्योंकि अभी एविडेंस अभी पूरा क्लियर हो गया है कि जो डीएनए डुप्लीकेशन है वो मियोसिस से पहले होता है, जो ये ट्विस्टिंग है उससे पहले होता है, ठीक है। तो अभी यही थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ओके, देन तीसरा है दैट इज कॉपी चॉइस थ्योरी। कॉपी चॉइस थ्योरी, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय लेडरबर्ग इन 1955, ठीक है। तो उन्होंने एक नई थ्योरी दी थी, तो एक्सप्लेन द रिकम्बिनेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिकम्बिनेशन इन microorganism. So according to this theory, that newly synthesized daughter chromatids is derived due to copying of one homologous chromosome. Newly synthesized daughter chromatid is derived due to copying of one homologous chromosome up to a certain distance and then switching to the other homologous chromosome for copying the remaining distance or region of the क्रोमोसोम। तो ये थ्योरी क्या कहता है, ये थ्योरी कहता है कि जो डॉटर क्रोमेटिड से वो डिराइव होता है किससे, इट इज़ डिराइव ड्यू टू द कॉपिंग ऑफ वन होमोलोगस क्रोमोसोम अप टिप टू ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन स्विचिंग टू द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल, ये हमारा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ओके, ठीक है, इसके दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। देन हमें पता है फिर क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है,
डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होने के बाद इसकी एक कॉपी बनती है और इसकी एक कॉपी बनती है। ओके, तो मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ आपको ताकि आप और इजी समझ सकें। एक को मैं रेड के साथ डिनोट करता हूँ और एक को मैं ब्लू के साथ, ठीक है, दोनों एक ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1। तो जब इसका डुप्लीकेशन होता है तो ब्लू के भी 2 कॉपीज फॉर्म होते हैं और रेड का भी एक कॉपी यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है, ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऐसा बोलता है कि जब भी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म्स होंगे, ओके, तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे अगर इनके बीच में क्रॉस ओवर हुआ होगा इस तरीके से, या अगर वो क्लोजली प्रेजेंट होंगे, तो जब सिस्टर क्रोमेटिड्स ये फॉर्म होंगे तो थोड़ा सा इस वाले क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन होगा, देन उसके बाद वो इस वाले क्रोमोसोम्स को देख के क्या करता है, उसका डुप्लीकेशन करता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा पार्ट इसका आ जाता है। तो सेम है, इसमें भी थोड़ा सा इसको वो कॉपी करता है, कॉपी चॉइस, फिर उसके बाद वो स्विच हो जाता है, फिर वो अकॉर्डिंग टू दिस क्रोमोसोम क्या करता है, इसका डुप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी स्मॉल ए है, तो यहाँ पे स्मॉल ए आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेगमेंट्स का ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो गया, हमको न्यू रिकॉम्बिनेंट्स देखने को मिले। तो यही बोलता है कि देखो, द न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर क्रोमेटिड्स आर डिराइव्ड is derived due to copying of one homologous chromosome up to a certain distance। देखो, यहाँ तक एक क्रोमोसोम को उसने कॉपी किया, ठीक है, एंड देन स्विचिंग टू द अदर होमोलोगस क्रोमोसोम, उसके बाद उसने इसको छोड़ के इस रेड वाले को क्या किया, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स इसने ब्लू से रेड को स्विच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे चला गया, अब वो रेड को कॉपी नहीं कर रहा है, अब वो ब्लू को कॉपी नहीं कर रहा है, अब वो रेड को कॉपी कर रहा है। ओके, दिख रहा है आपको, ये देखो, उसने ब्लू को कॉपी करना छोड़ दिया, अब वो यहाँ से रेड को कॉपी कर रहा है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो रेड हो गया, नीचे वाला क्या है, ब्लू है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ये देखो, ये यहाँ तक उसने क्या किया, रेड को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने रेड को कॉपी किया यहाँ तक, इतने डिस्टेंस तक, फिर उसके बाद उसने जल्दी स्विच कर दिया, फिर उसने ब्लू को कॉपी किया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू वाला जो जीन है वो आ गया, ठीक है। तो तो इसी थ्योरी को क्या कहते हैं, कॉपी चॉइस थ्योरी। तो जो लेडर बार्गेस ने क्या ये कहा कि जो रिकॉम्बिनेंट्स हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो वो इस वजह से होता है, ठीक है। ये जो रीज़न है, जो कॉपी चॉइस, जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमेटिड्स है, उसका कॉपी चॉइस कॉपी करने की वजह से हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे क्रॉसओवर्स हमको देखने को मिलता है। तो ये जो थ्योरी दिया था, किसने दिया था, लेडरबर्ग ने 1955 में। देन उसके बाद और एक थ्योरी थी, दैट इज गिवन बाय वाइट इन 1951, दैट इज फ्रंटियर थ्योरी। फ्रंटियर थ्योरी गिवन बाय वाइट in 1951. So this is based on the assumption that the chromosome thread does not split simultaneously along its entire length. If we imagine that the unsplit parts are still held together by a pairing force, while the split regions are being forced apart by some kind of repulsion, the result will be the
development of a localization strain at the meeting point of the split and unsplit region causing breakage. ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या है, इट सेज दैट threads do not split simultaneously along its entire length. If we imagine that the unsplit parts are still held together by a pairing force while the split regions are being far apart by some kind of repulsion, the result will be development of a localization strain at the meeting point of the split and unsplit region causing breakage. तो वो बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्रोमोसोम है, ओके तो बोलता है कि द दैट क्रोमोसोम थ्रेड डज नॉट स्प्लिट साइमल्टेनियसली. ठीक है, जो क्रोमोसोम जो थ्रेड है वो साइमल्टेनियसली स्प्लिट नहीं होता है अलोंग इट्स एंटायर लेंथ. ओके, बट इफ यू इमेजिन दैट द अनस्प्लिट पार्ट्स आर स्टिल हेल्ड टुगेदर, जो ये अनस्प्लिट पार्ट है वो स्टिल एक दूसरे के साथ प्रेजेंट है. यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये अनस्प्लिट पार्ट है. सो बाय सम काइंड ऑफ रिपल्शन द रिजल्ट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ ए लोकलाइजेशन स्ट्रेन. ठीक है, सो अगर जो अनस्प्लिट पार्ट है वो स्टिल वहाँ पे प्रेजेंट है और स्प्लिट पार्ट अलग हो गया है, तो वहाँ पे एक रिपल्शन फोर्स डेवलप हो जाता है. तो उस रिपल्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, जहाँ पे जो ये क्रोमोसोम अलग नहीं हुए हैं वहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. ठीक है, एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है. उस स्ट्रेन डेवलपमेंट की वजह से वहाँ जो अनस्प्लिट पार्ट है वहाँ पे ब्रेकेज होता है, किसका, डीएनए का या क्रोमोसोम का. एंड देन उसके बाद ब्रेकेज होने के बाद फिर से उसी ब्रेक जो पार्ट है उसका रीयूनियन होगा. तो रीयूनियन होने के बाद हमें इस तरीके से जो क्रोमोसोम है वो देखने को मिलता है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स. वहाँ पे जो सेगमेंट्स है वो एक्सचेंज हो जाते हैं. ओके, तो जो सेगमेंट्स है वो क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि जब भी पेचिटिन स्टेज में क्या होता है, इनके बीच में क्लोज एसोसिएशन हो जाता है. देन उसके बाद फिर एसोसिएशन होने के बाद उसका डुप्लीकेशन हो जाता है. ठीक है, डुप्लीकेशन होने के बाद वहाँ पे क्रॉसओवर होता है. क्रॉसओवर होने के बाद क्या होता है, क्रॉसओवर होने के बाद वो जो क्रोमोसोम से वो अलग होने की कोशिश करता है. अलग होने की कोशिश के टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम से वो ओपन हो जाता है. इस तरीके से ओपन हो जाएगा क्योंकि अब डुप्लीकेशन हो गया है, तो क्रोमोसोम ओपन हो जाएगा. बट कुछ जगहों पे वो क्या रहता है, वो अटैच रहते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है ताकि वो क्रोमोसोम्स और ओपन होने की कोशिश करता है. क्रोमोसोम ओपन होने की कोशिश करता है बट वो एक जगह पे अटैच है. ठीक है, जहाँ पे वो अटैच होंगे वहाँ पे फिर ज़्यादा फोर्स या स्ट्रेन डेवलप होने की वजह से वहाँ पे क्रोमोसोम का ब्रेकेज हो जाता है. फिर उसके बाद वो क्रोमोसोम का फिर से रीयूनियन होता है. ओके, तो ये है अकॉर्डिंग टू द फ्रंटियर्स थ्योरी. देन जो लास्ट थ्योरी है दैट इज़ द हाइब्रिड डीएनए मॉडल, या जिसको हॉलिडे मॉडल भी कहा जाता है, विच वॉज गिवन बाय हॉलिडे. हाइब्रिड डीएनए मॉडल विच वॉज गिवन बाय आर हॉलिडे इन 1964. ठीक है, तो ये हाइब्रिड डीएनए मॉडल है. तो इस मॉडल में क्या है, ये मॉडल नाउ एडेज दे आर मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल. ओके, तो इस मॉडल के हिसाब से आप देख सकते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्रॉसिंग ओवर as these considered the role of enzymes in the process of crossing over. In this model, only one strand in each of the two DNA duplex belonging to the non-sister chromatids breaks
ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि ये जो मॉडल है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आजकल। ओके, और इस मॉडल में ये मॉडल जो कंसिडर करता है दैट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम, जैसे कि लाइगेज एंजाइम है और राइबो एंजाइम है, इसका रोल यहाँ पे उन्होंने बताया है इस मॉडल में। तो इस मॉडल के हिसाब से क्या है कि जो दो स्ट्रैंड है उसमें से एक स्ट्रैंड पे क्या होता है, डीएनए ब्रेक होता है। ठीक है, दोनों डुप्लेक्स में से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो डीएनए डुप्लेक्सिस मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ओके, देन पेयरिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ब्रेक इन कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रैंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रेक हो गया इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स पे और एक इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड्स से ब्रेक हो गया बाय एंजाइम एंडोन्यूक्लियस क्लीवेज सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ द टू पेरेंटल स्ट्रैंड। तो ये एंजाइम में कौन सा पार्टिसिपेट करता है, दैट इज द एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस पहले इस वाले स्ट्रैंड पे एक ब्रेक करता है और इस वाले स्ट्रैंड पे क्या करता है, ब्रेक करता है। देन ब्रोकन स्ट्रैंड्स पेयर विद a strand ऑफ अदर क्रोमोसोम। अब जो ये ब्रोकन स्ट्रैंड है वो ऊपर वाला नीचे की तरफ पेयरिंग करने की कोशिश करता है और नीचे वाला ऊपर वाले के साथ पेयरिंग करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने पेयरिंग किया है। पेयरिंग करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए बाइंडिंग डीएनए व्यू इन ड्रग्स प्रोटीन कोवेलेंट लिंक्ड फॉर्म्स बाय डीएनए लाइगेज। उसके बाद क्या होता है, ये जो नीचे वाला क्रोमोसोम है वो ऊपर वाले क्रोमोसोम के साथ लिंक हो जाता है और जो ऊपर वाला क्रोमोसोम है नीचे वाले क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाता है, लिंक हो जाता है बाय द एंजाइम डीएनए लाइगेज। देन सेकंड ब्रेक इन अदर स्ट्रैंड। देन उसके बाद क्या होता है, दूसरे स्ट्रैंड पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, दूसरे स्ट्रैंड पे ब्रेक होगा। दूसरे स्ट्रैंड पे ब्रेक होने के बाद रेसिप्रोकल रिकम्बिनेशन। अब ये जो सेगमेंट है वो ऊपर आ जाता है और उसके बाद जो ऊपर वाला सेगमेंट है वो नीचे आ जाता है। ओके, तो इसको ये है आरएनए हॉलिडे हाइब्रिड डीएनए मॉडल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला डीएनए है अब वो नीचे आ गया, अब नीचे वाला जो डीएनए है वो ऊपर चला गया। इस तरीके से वो एक्सचेंज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे रिकम्बिनेंट फॉर्म होगा। So the single strand released from these breaks then pair crosswise with unbroken strands by base pairing and hybrid DNA segments are formed। ठीक है, तो दो हाइब्रिड मॉडल्स हैं। एक है डीएनए मॉडल जो वाइट हाउस मॉडल जिसको कहा जाता है, गिवन बाय वाइट इन 1963। तो वो क्या बोलता है कि ब्रेक occurs इन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स हैविंग अपोजिट पोलैरिटी। तो वो कहता है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में देखो ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो उनमें ब्रेक होता है। ठीक है, जिसमें पोलैरिटी नहीं है, देखो इन दोनों में पोलैरिटी नहीं है, तो जिसमें पोलैरिटी नहीं होगी उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है। वो कौन कहता है, दैट इज वाइट हाउस मॉडल। ठीक है, देन आर हॉलिडे मॉडल क्या बोलता है, आर हॉलिडे मॉडल बोलता है कि ब्रेक उस सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होता है जिसमें पोलैरिटी होता है। फॉर एग्जांपल इन दोनों में पोलैरिटी है, तो इन दोनों में क्या होता है, ब्रेक होता है। ये कहता है कौन, आर हॉलिडे मॉडल। ओके, सो दीज टू थ्योरीज आर वाइडली एक्सेप्टेड नाउ इट इज। अब जो नेक्स्ट है दैट इज द काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। So depending upon the number of chiasmata formed, crossing over may be of the following kinds। तो कितना कियास्मा वहाँ पे फॉर्म होता है उसके बेसिस पे क्रॉसिंग ओवर फॉलोइंग टाइप्स के हैं। एक है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, टू क्रोमेटिड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है। सो इन दिस केस ओनली वन chiasmata is formed between two non-sister chromatids of homologous chromosome which leads to formation of a single crossover gametes। Only one chromatid of each chromosome is involved in single crossing over। सिंगल क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑकरेंस। तो सिंगल क्रॉस ओवर में क्या होता है, सिर्फ एक ही कियास्मा फॉर्म होता है। अगर हम डायग्राम के हिसाब से दिखाएंगे तो दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे सिंगल कियास्मा देखने को मिलता है। सो दिस इज द सिंगल क्रॉस ओवर। तो सिंगल क्रॉस ओवर में क्या होता है, सिर्फ सिंगल जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इसका और एक सिस्टर क्रोमेटिड इट्स का, और इनके बीच में क्या होता है, जो सेगमेंट्स है उसका एक्सचेंज होता है। तो इस टाइप के क्रॉसिंग ओवर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर इन विच ओनली टू क्रोमेटिड्स आर इन्वॉल्व। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ सिंगल क्रॉस ओवर।
ओके, तो सिंगल क्रॉसओवर का आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रिजल्ट है सिंगल क्रॉसओवर का। ओके, देन उसके बाद है डबल क्रॉसओवर। सो डबल क्रॉसओवर ये जिसमें हम क्या होते हैं, टू क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दिस केस टू कियास्मेटा डेवलप, दिस कियास्मेटा में अपीयर बिटवीन द सेम क्रोमेटिड्स और बिटवीन डिफरेंट क्रोमेटिड्स, दस टू और थ्री और ऑल द फोर क्रोमेटिड्स of the homologous pairs of chromosome may be involved in the process of double crossing over. Double crossover gametes are produced in this case, this of less frequent occurrence. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द डबल क्रॉसओवर जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखो, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है और यहाँ पे दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड इन्वॉल्व है, एक ये वाला और एक ये वाला। दिस इज़ द डबल क्रॉसओवर। देन उसके बाद हमारा हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमेटिड्स ये इन्वॉल्व है, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स ये इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी क्या है, दो कियास्मा हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और दो क्रॉसओवर यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। सो दिस काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड डबल क्रॉस ओवर, जिसमें टू क्रोमेटिड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो जो बी सी डी है, दीज आर द टू डबल क्रॉसिंग ओवर। देन उसके बाद है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, दैट इज 15C एंड D। तो ये जो है, दीज आर द मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में दो से ज़्यादा जो क्रोमोसोम्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो व्हेन क्रॉसिंग ओवर occurs at more than two places in the same chromosome pair and more than two chiasmata are formed, this type of crossing over is known as multiple crossing over. It is very rare because of the interference in the crossing over. तो ये जो है जिसमें दो से ज़्यादा chiasmata दिख रहा है आपको, तो ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, जिसमें दो chiasmata देखने को मिलता है। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो जो डबल क्रॉस ओवर है, डबल क्रॉस ओवर में देखो सिंपली यहाँ पे एक इन्वॉल्व हो रहा है और यहाँ पे दूसरा जो क्लासमेट है वो, सॉरी, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो इन्वॉल्व हो रहा है। बट मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में क्या है, इस तरीके से बहुत सारे आपको क्लासमेटा, टू या टू से ज़्यादा क्लासमेटा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हम उसको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट क्रॉस ओवर के हिसाब से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर है, दैट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है उसमें इंटरफेरेंस रहती है। ठीक है, अगर दो क्रॉस ओवर होगा, इंटरफेरेंस हम किसको बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं किस, कोई जो इंटरफेयर करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या इंटरफेयर करता है, इसमें इंटरफेयर करता है, फॉर एग्जांपल ये क्रॉसिंग ओवर है, तो ये जो कियास्मा है वो यहाँ पे कियास्मा फॉर्म होने नहीं देता है, तो ये इसको रोकता है, या ये वाला इस कियास्मेटा को फॉर्म होने से रोकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, हम इंटरफियरेंस बोलते हैं। तो इंटरफियरेंस की वजह से मल्टीपल क्रॉस ओवर बहुत ही कम देखने को मिलता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, तो क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन इन द प्रोजेनी। सो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी किसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज द परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन इन द प्रोजेनी। तो जितना रिकम्बिनेशन हमको देखने को मिलेगा, हम उतना बोलेंगे उसकी उतनी फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द जीन। तो ये जो क्रॉस फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की, वो किस पे डिपेंड है, डिस्टेंस पे। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा जीन्स के बीच में उतना क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन एनी टू लिंक्ड जीन्स इंक्रीज विद द डिस्टेंस। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा, और क्रॉसिंग ओवर कम डिक्रीज होगा जब डिस्टेंस कम होगा। सो हेंस द रिकम्बिनेशन आर मोर फ्रीक्वेंट विद इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। सच डाटा आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग जेनेटिक मैप्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हम मेनली इसलिए देखते हैं क्योंकि हमें जेनेटिक मैप डेवलप करना होता है। जब हम क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तब हम जेनेटिक मैप वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं कि कौन सा जीन कैसे प्रेजेंट है और उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। एंड द परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन टू जीन्स इंडिकेट द रिलेटिव पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर जीन्स इन द क्रोमोसोम। और जो परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेशन है उससे हमें पता चलता है कि जो जीन्स है उनका रिलेटिव पोजीशन क्या है दूसरे जीन्स के रिलेटिवली। ओके,
सो ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब हम जेनेटिक मैप के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंस वहाँ पे पता चलेगा। तो अब कुछ फैक्टर्स है जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करता है। तो क्रॉसिंग ओवर इज अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी इंट्रिंसिक फैक्टर भी। जैसे कि सेक्स है, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर इन ड्रोसोफिला मेल, तो हमने वो पहले कहा था, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेल में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इन तो मीन्स ड्रोसोफिला मेल में कंप्लीट लिंकेज है। इन जनरल द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज लो इन मेल्स एंड अमंग मेमल्स, तो मेनली जो परसेंटेज है क्रॉसिंग ओवर का वो मेल्स में कम रहता है एज कम्पेयर टू फीमेल, बट देर इज हायर रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मेल पिजन। तो बट जो मेल पिजन एक्सेप्शन है उसमें ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। देन उसके बाद इन्वर्शन है, द क्रॉसिंग ओवर इज ऑलमोस्ट सप्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्शन। अगर इन्वर्शन हुआ तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो पूरा क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। म्यूटेशन, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज रिड्यूस ड्यू टू म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हुआ होगा जीन्स में तब भी जो क्रॉसिंग ओवर है वो क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है। तो मेनली ड्रोसोफिला म्यूटेंट्स में ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो नहीं देखा गया है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी है परसेंटेज वो बहुत कम देखी गई है किसमें, जो म्यूटेंट्स हैं ड्रोसोफिला के। एज, विद द एडवांसेज ऑफ एज द क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल ड्रोसोफिला। तो फीमेल ड्रोसोफिला में जितना उसकी एज ज़्यादा होती जाएगी उतना जो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। रेडिएशन, द एक्सपोजर टू एक्स रेडिएशन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये मुल्लर ने कहा था कि जितना हम रेडिएशन को एक्सपोज करेंगे सेल्स को तो उतना उनमें क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। देन टेम्परेचर, द एक्सपोजर ऑफ ड्रोसोफिला टू हाई और लो टेम्परेचर इंक्रीज द क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। तो जितना हम टेम्परेचर या इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे जो नॉर्मल वैल्यू है उससे, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्लव रिपोर्टेड दैट रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज इन ड्रोसोफिला बिलो 17 डिग्री एंड अबव 29 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्लव ने क्या रिपोर्ट किया कि ड्रोसोफिला जिसको हम 17 डिग्री सेंटीग्रेड और 29 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 17 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर हम उसको रखते हैं तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। देन पोजीशन, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज लो अराउंड द सेंट्रोमियर एंड टेलोमियर। तो जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर और जो टेलोमियर है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की वो बहुत ही कम होती है। देन कियास्मा, इट ऑल्सो डिक्रीजेज द क्रॉसिंग ओवर नियर इट इज़ विसिनिटी कॉल्ड इंटरफियरेंस। तो जितना कियास्मा ज़्यादा होगा उतना जो उसके आजू बाजू में जो क्रॉस ओवर फॉर्म होता है वो होने नहीं देता है, तो वो डिक्रीज़ कर देता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इंटरफेरेंस के बारे में। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कियास्मा फॉर्म हुआ होगा तो वो जो कियास्मा है वो उसके सराउंडिंग्स में और कियास्मा फॉर्म होने नहीं देता है। तो ये एक रीज़न है जिससे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देन जो लास्ट है दैट इज़ द जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस बोलते हैं। दस द पोजीशन ऑफ ए जीन ऑन ए क्रोमोसोम इज वेरी सिग्निफिकेंट इन रिस्पेक्ट टू इट इज़ बीइंग ट्रांसफर टू एल्सवेयर बाय द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जो पोजीशन है जीन का क्रोमोसोम पे वो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट इन रिस्पेक्ट टू इट्स बीइंग ट्रांसफर टू एल्सवेयर बाय द एक्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जो जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होंगे, जो उनकी पोजीशन है वो मेनली वहीं पे रहने की कोशिश करता है क्योंकि जो इंटरफेरेंस है वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का, तो क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस है क्रॉसिंग ओवर ए वाइडली सेपरेट फिनोमेना एज इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस बिकॉज क्रॉसिंग ओवर एफर्ट्स अ प्रूफ फॉर द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, एक प्रूफ प्रोवाइड करता है किसके लिए, कि जो जीन्स है उनका जो अरेंजमेंट है वो क्या है, लीनियर है। देन क्रॉसिंग ओवर हैज़ लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप, जो लिंकेज मैप डेवलप होता है तो उसके कंस्ट्रक्शन में क्रॉसिंग ओवर ने बहुत हेल्प किया है। which are condensed graphic representation of relatively distance in terms of percentage of recombination among the genes in a linkage group। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वो हमें बताता है कि जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में वो कितना है, ठीक है। जेनेटिक मैप डेवलप करने में वो हेल्प करता है। Then third, as a result of crossing over, new combination and are produced which change the frequency of genes in a genetic pool। तो क्रॉसिंग ओवर के से क्या होता है, हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो न्यू कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो जेनेटिक पूल है उसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स है वो चेंज हो जाएगी एंड देयर फॉर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो रिकम्बिनेशन ऑफ जीन की वजह से क्या होगा, हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे इवोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर हेल्प इन प्लांट ब्रीडिंग ऑल्सो। तो क्रॉसिंग ओवर प्लांट ब्रीडिंग में भी हेल्प करता है। सो दीज आर द सम एडवांटेजेस या सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द लिंकेज मैप्स और जेनेटिक मैप्स। थैंक यू।